कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या हुई है ना, पूरा देश उससे हिल गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और अब इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। वहां के डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के मुताबिक जो जांच कर रहे हैं इस मामले की, वो कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अस्पताल का प्रशासन उन्हें यह आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। इस तरह का रवैया प्रशासन का। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर एक निर्माण कार्य शुरू हो गया है, यानी कि इस बात का खतरा बना हुआ है कि सबूतों को बर्बाद किया जा सकता है। इस सब की मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। आज ममता बनर्जी कटघरे में हैं, आज टीएमसी सरकार कटघरे में है, मगर आज समाज भी कटघरे में है दोस्तों। आज मैं आपके सामने 3 चेहरे पेश करना चाहता हूं और आपकी अंतरात्मा को टटोलना चाहता हूं। सबसे पहले आसाराम, दूसरा गुरमीत राम रहीम और तीसरा यह उत्तर प्रदेश में ऑफिसर जिसका नाम है गजेंद्र सिंह। तीनों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले आसाराम, इन्हें आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए 7 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस की कस्टडी में रहेंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई लोग इस वक्त जेल में हैं, कुछ लोग सिपर की मांग कर रहे थे, उन्हें सिपर देने से इनकार कर दिया और उनकी मौत हो गई। मगर यह व्यक्ति जिस पर बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है, उसे 7 दिन के पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। हम इस दोहरे मापदंड को हजम कैसे करते हैं, मैं समझना चाहता हूं आपसे। आसाराम को जिस पर बलात्कार का गुनाह साबित हुआ है, हत्या की बात की जाती है, आखिर उससे पैरोल पर रिहा कैसे किया जाता है? चलिए मान लिया आसाराम के मामले में मुद्दा सेहत का था, स्वास्थ्य का था, और जितना भी खतरनाक अपराधी हो उसे उपचार का अधिकार है, मैं इस बात को मानता हूं। गुरमीत राम रहीम, 21 दिन के फरलॉ पर इस आदमी को रिहा कर दिया गया है। 21 दिन के फरलॉ पर। यह देखिए किस तरह से यह अपने आश्रम बागपत पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश के बागपत। जी हां, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की शासित उत्तर प्रदेश के बागपत में यह व्यक्ति पहुंच गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसके आश्रम में भाजपा के नेता पहुंचेंगे, सिर झुकाएंगे, जैसा इससे पहले होता रहा है। इस तरह के दोहरे मापदंड आप कैसे हजम कर पाते हैं? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक मासूम डॉक्टर जो हमारी संरक्षक है, उसके साथ विभत्स दुष्कर्म और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी गई। एक ऐसे वक्त जब यह घटना सामने आ रही है, आसाराम को 7 दिन की पैरोल और राम रहीम को 21 दिन के फरलॉ पर रिहा किया गया। यह कैसे होता है, मैं समझना चाहता हूं आपसे। क्या समाज अपनी संवेदनशीलता, अपनी ममता पूरी तरह से खो चुका है? क्या सरकारों में बिल्कुल भी ममता नहीं है? मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि ये जो दोनों अत्याचारी हैं, इन्होंने अत्याचार किस पे किया था? मुसलमान महिलाओं पे नहीं किया था, हिंदू महिलाओं पर किया था। बताइए ना, कहां है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कहां है टी राजा, कहां है वो राजा सिंह विधायक जो है, कहां है पिंकी चौधरी, कहां ये तमाम लोग? क्यों ये लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बागपत, या फिर जहां पर भी इन्हें इलाज मिल रहा है वहां पर क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? बताइए। क्योंकि इनके निशाने पर भी तो हिंदू लड़कियां थीं। ये दोहरे मापदंड हम कहां से लाते हैं? और अब मैं बात करना चाहता हूं गजेंद्र सिंह की दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मुलाजिम है, इसका वीडियो सामने उभर कर आया है दोस्तों, और वो वीडियो सिहरन पैदा करने वाला है। उस वीडियो के अंदर 6 साल की लड़की के साथ यह दुष्कर्म कर रहा है। मैं आपको बतला भी नहीं सकता हूं उस वीडियो के अंदर वो क्या कर रहा है। मैं शापित हूं उस वीडियो को देखने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आप उस वीडियो को देखें। मगर बात वहां पर नहीं रुकती। वो जब उस बात से भी संतुष्ट नहीं होता है, तो सुनिए उसने क्या किया। उसने एक बकरी के बच्चे को लिया और एक बकरी के बच्चे के साथ बलात्कार किया गजेंद्र सिंह ने, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब इस गजेंद्र सिंह की जगह गजनफर अब्बास होता, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना बवाल करते? क्या गजेंद्र सिंह के घर पर बुलडोजर चलाए?
बताइए। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बुलडोजर नहीं चला है, हालांकि मेरा हमेशा से मानना है कि बुलडोजर कानून के खिलाफ है। कानूनी प्रक्रिया होने के बाद तब आपको चाहिए तो बुलडोजर चलाइए, वो भी अदालत के फरमान के बाद। क्या गजेंद्र सिंह के घर पर बुलडोजर चला है? क्या गोदी मीडिया ने इस पर कवरेज की है? यह सीधा सा सवाल है। इस मुद्दे से आप नहीं मुंह मोड़ सकते। इस मंच पर गुनाहगार चाहे जो भी हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, इस मंच पर मैं हमेशा आपके सामने वो खबर लाता रहा हूं। याद कीजिएगा, अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहिद खान पर 12 साल की लड़की के साथ वो और एक और व्यक्ति राजू खान पर यह आरोप लगा था। तो वो खबर मैं आपके सामने लेकर आया था। संदेश खाली की खबर भी मैं अपने मंच पर आपके सामने लेकर आया था, क्योंकि आरोप भाजपा लगा रही थी और उस बुनियाद पर मैंने आपके सामने खबर की थी। आज की तारीख में गजेंद्र सिंह का गुनाह साफ तौर पर कैमरे पर दिख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने प्राइम टाइम डिबेट्स हुए? कितने प्राइम टाइम डिबेट्स हुए? गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलॉ पर जो रिहा कर दिया गया है, आज कोलकाता के इस दरिंदे की सब बात कर रहे हैं। संजय रॉय, ये वो संजय रॉय है जिस पर आरोप लग रहा है 31 साल की उस डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या का। यह आदमी एक ब्रोकर था अस्पताल में। इसका काम था लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना। रात को 3 बजे चेस्ट बिल्डिंग के तीसरे माले पर जाता है और सेमिनार हॉल में आराम कर रही उस डॉक्टर के साथ यह आदमी दुष्कर्म करता है और उसके बाद इस बेरहमी से हत्या करता है। पोस्टमार्टम पढ़ के आपकी रूह कांप जाती है, सिहरन पैदा होती है। इस तरह का खतरनाक अपराध किया और आज प्रशासन जो है वो बेरहम बना हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने ये जो 12 सेकंड का वीडियो है ये पोस्ट किया है। ये यहां बता रहे हैं कि अपराध स्थली से महज 20 मीटर दूर यहां पर एक निर्माण कार्य हो रहा है, कुछ तोड़फोड़ हो रही है। अब आप मुझे बताइए, जहां पर एक अपराध हुआ है, एक खतरनाक दुष्कर्म और उसके बाद हत्या हुई है, इस तरह का निर्माण कार्य होना चाहिए क्या? यह सीधा सा सवाल है। अस्पताल प्रशासन इस बात का जवाब देगी? पश्चिम बंगाल पुलिस इस बात का जवाब देगी? ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पुलिस ना कर पाई कि मैं मामले को सीबीआई को सौंप दूंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। मगर यह क्या हो रहा है? आज देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं दोस्तों। चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे सहारनपुर हो, और ये तमाम तस्वीरें मैंने आपको कल ही अपने मंच पर दिखाई थी। सब हड़ताल कर रहे हैं, सब आक्रोशित हैं, सब सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई अगर एक अस्पताल में एक डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर किसी की सुरक्षा का क्या ही किया जा सकता है। मैं नहीं भूला हूं अरुणा शानबाग का मुद्दा। जी हां, मुंबई की वो नर्स, उसके साथ एक स्वीपर ने पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी गर्दन दबा दी। अरुणा शानबाग कई सालों तक एक वेजिटेबल की तरह पड़ी रही और फिर उसकी मौत हो गई कुछ सालों पहले। वो व्यक्ति आज भी खुला घूम रहा है, उस पर बलात्कार का गुनाह साबित नहीं हुआ। यह है समाज दोस्तों। बहरहाल मैं आपको बतला रहा हूं कि किस तरह से कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मैं आपको 2 आवाजें सुनाने वाला हूं। सबसे पहले बांग्ला में सुनिए इस लड़की की आवाज। यह लड़की कह रही है कि हम जो ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहा था उसके पास गए, उसने आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक होगा, मगर अचानक जांच अधिकारी को बदल दिया गया, अफसर को बदल दिया गया, और जिस अफसर के पास में मैं गई उसने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनिए ये लड़की क्या कह रही है। क्यों আমাদের সাথে আসেনি, এটাকে নিয়ে আমরা সিনিয়র অফিসারের কাছে গেছি। উনি বলেছেন কি এটা আমি দেখব আর ওনাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কখন দেখবে? বাস, আর কিছু করা হয়নি। আর সেম জিনিস যখন 200 জনের মবের সাথে হলো, আমরা আবার গিয়ে যখন আপিল করলাম, ওনারা বললেন আমাকে ইট ইজ নট মাই রেসপন্সিবিলিটি। उसी तरह से ये एक और डॉक्टर हैं, ये बांग्ला में ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, धूप में बारिश में हम अपनी आवाज रख रहे हैं, हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने प्रशासन से कहा हमें लिखित आश्वासन दीजिए कि ऐसी घटना नहीं होगी, मगर प्रशासन हमें लिखित आश्वासन देने को तैयार नहीं है।
सुनिए ये डॉक्टर क्या कह रहा है। এবং এবং আমরা বলেছিলাম স্যারকে বলেছিলাম যে স্যার এই যে ঘটনা ঘটে গেল, এই যে আজকে রাত্রে আমাদের যারা ছোট ছোট ভাই বোনেরা বা আমাদের কলিগ যারা এখানে আন্দোলন করছে শান্তিপূর্ণভাবে, আপনারা একটা সত্যি করে কথা বলুন তো। আমি সবার কাছে এই প্রশ্নটা রাখতে চাইছি, আমাদের যেখানে এরা আন্দোলন করছে এরা কোনোভাবে কোনো রকম ভাবে আপনাদেরকে কোন রকম ভাবে কিছু বলেছে যে এখানে একটু অশান্তি হোক, আমরা চাই একটা হল্লা হোক? এরা তো সকাল থেকে খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, জল পাচ্ছে না, বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে এখানে বসে শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছে আমাদের সহকর্মীর জন্য, that we want justice, that's it. প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা এইরকম কেন পাচ্ছি না? আমরা বললাম স্যার যদি রাত্রিবেলা বা পরবর্তীকালে এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে আপনারা কি করছেন, আপনারা প্লিজ দায়িত্ব নিন, আমাদের একটা রিটেন অ্যাসুরেন্স দিন। উনি বললেন যে না আমরা কোনো রিটেন অ্যাসুরেন্স দিতে পারবো না। কেন কেন আমাদের বিরোধ থেকে যাওয়াটা কি খুব অন্যায়? একটা আমাদের কলিগ অন ডিউটি অবস্থায় তার সাথে এরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে, তারপরেও কি করে প্রশাসন এতটা নিরুত্তাপ হয়ে বসে থাকতে পারে আমার অন্তত জানা নেই। যদি আপনাদের কাছে কোনো উত্তর থাকে আপনারা প্লিজ আওয়াজ তুলুন, প্লিজ প্রশ্ন করুন যে কেন এখনো হচ্ছে, প্রশাসন কেন এরকম করছে, কেন জবাব দিচ্ছে না, কেন এত নিশ্চুপ হয়ে আছে? इस तरह से प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाया जाएगा, इस तरह से उनको अनसुना कर दिया जाएगा। दोस्तों कितनी नाजों से उस परिवार ने उस 31 साल की डॉक्टर को बड़ा किया होगा, कितने नाजों से बड़ा किया होगा, कितना गर्व महसूस किया होगा जब वो डॉक्टर बनी होगी। क्या उन्होंने कल्पना भी की थी कि एक रात 3 बजे एक दरिंदा आएगा और उसके साथ दुष्कर्म करेगा और फिर उसकी हत्या कर देगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि वो परिवार किस दर्द, किस नर्क से गुजर रहा है। आज आप और हम इससे अपनी आंखें नहीं मूंद सकते, सिर्फ इसलिए कि आप ममता बनर्जी के राजनीतिक समर्थक हैं। आप इस घटना से आंखें नहीं मूंद सकते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को, वहां के उस अस्पताल को कटघरे में नहीं रख रहा है, बल्कि समाज को, उसके तोहरे मापदंड को भी कटघरे में रख रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल का दिन कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने ममता बनर्जी सरकार के लिए कितनी शर्मिंदगी भरा रहा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक एक शब्द सुनाना चाहता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अदालत की निगरानी में सीबीआई को मामले की जांच सौंपते हुए निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष और सही जांच के लिए यह जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हमने पुलिस को समय दिया होता, लेकिन घटना के 5 दिनों के बाद भी कोई महत्वपूर्ण समाधान या निष्कर्ष नहीं निकला है, यह अदालत ने कहा दोस्तों। उसके बाद गौर कीजिएगा, खंडपीठ ने घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल, और यह बहुत जरूरी है दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। जो प्रिंसिपल है जिसका नाम है संदीप कुमार घोष, प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कायदे से उन्हें छुट्टी पर भेजा जाना चाहिए था ना, मगर सरकार को जल्दी थी उनको एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने की। अरे भाई छुट्टी पर भेजिए, छुट्टी पर भेजिए ऐसे आदमी को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। खंडपीठ ने घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कुमार घोष के इस्तीफे और दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह जानकर दुख होता है कि घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन और तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष सक्रिय नहीं थे। प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि उनके इस्तीफे पर क्या आदेश जारी किए गए थे, बल्कि इस्तीफे के 12 घंटे के भीतर उन्हें कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। कोर्ट आगे सरकार से क्या पूछती है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि उनसे अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। हाईकोर्ट ने डॉक्टर संदीप कुमार घोष को छुट्टी पर जाने का आदेश दिया और कहा कि अगले आदेश तक उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज में बहाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने राज्य में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की और कहा कि उनके ऊपर पवित्र दायित्व है। यहां पर अदालत यह कह रही है कि डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इलाज करना पड़ता है।
हम अदालत की इस बात को समझते हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा ये जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं, जो आपको दिल्ली में, लखनऊ में, सहारनपुर में या आरजी मेडिकल कॉलेज में दिखाई दे रहे हैं, इनकी व्यथा को समझिए, इनके दर्द को समझिए। उनकी एक कॉलीग की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, पोस्टमार्टम में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाती है। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग कह रहे हैं कि ये गैंग रेप था, कई लोग एक पॉलिटिकल साजिश की बात कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ऐसे मौके पर अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए दोस्तों। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ये जो दुष्कर्म और उसके बाद हत्या हुई है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब यह घटना हुई थी तब अस्पताल प्रशासन ने 31 साल की उस डॉक्टर के परिवार को फोन कर कर कहा था कि उसने आत्महत्या कर ली है। लोग कहते हैं कोई भी उस लाश को देखकर सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि उसके साथ कुछ बहुत हिंसक हुआ है। बड़ा प्रश्न, अस्पताल ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या कोई बड़ी चीज है जिसे छुपाया जा रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि यह सामूहिक दुष्कर्म था यानी गैंगरेप था, अगर उनके पास ऐसे कोई सबूत हैं तो उन्हें सीबीआई के पास जाना चाहिए। सीबीआई के सामने एक बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उस अपराध स्थली के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या की गई होगी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखलाया, वहां से 20 मीटर दूर यह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या जरूरत है यह करने की? कोई नहीं जानता है। बहुत जरूरी हो जाता है कि सीबीआई हर पहलू का बारीकी से अध्ययन करे। कई डॉक्टर्स यह आरोप लगा रहे हैं कि यह महज रेप एंड मर्डर नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अगर ऐसी साजिश है तो लोग सबूत लेके सामने आए और हम इस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचे। पतंगबाजी न करें, जैसा कि हमने सुशांत सिंह राजपूत मामले में देखा था। तमाम थ्योरीज की बात की गई थी और कुछ प्रमाणित नहीं हो पाया, आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया। किन किन लोगों को कटघरे में रखा गया था, किस तरह से लोगों को जेल भेज दिया गया था, उन्हें गुनहगार तक बता दिया गया था, मगर कुछ प्रमाणित नहीं हो पाया। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस मामले में सीबीआई हर पहलू की जांच बारीकी से करेगी और सही निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और इस मंच पर हम 31 साल की उस डॉक्टर और अपने बाकी डॉक्टर्स की आवाज में आवाज मिलाकर अपनी बात रखते रहेंगे बगैर डरे, क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।